कैसे हैं सब लोग? हाँ जी सादिया, हबीबा, रोनल्ड, कैसे हो? तैयारी कैसे चल रही है? अच्छा, इतना आसान क्वेश्चन था टेस्ट का, उसमें वो वाला सबने गलत कैसे कर दिया? टेस्ट मुश्किल था क्या? एक ही क्वेश्चन सबने गलत किया और क्वेश्चन भी इजी था। अच्छा, टेस्ट जो है वो मैं आज एक और अपलोड कर दूंगी, ठीक है? और इजी है, आपको आता ही होगा, आपको कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है? आप अटेम्प्ट करते रहो ताकि आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छी हो जाए। अच्छा, आज जो हमारा रिवीजन का टॉपिक है वो पर्सनल हाइजीन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमने कल पढ़ा था क्रिटिकल इल पेशेंट्स का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। और ये दोनों जो है वो हमारे एग्जाम से रिलेटेड भी हैं बहुत क्लोजली, ठीक है? एक मिनट रुकेंगे। हाँ जी, अब ऐसा है कि ये वाले जो सारे डेज हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इनके लेक्चर्स आप बहुत ध्यान से लो और टाइमली लो, लेक्चर्स को इतना डिले ना करो, ठीक है? तो दूसरा ये कि अगर आप लेक्चर ध्यान से ले रहे हो तो फिर आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। आपका बहुत अच्छे तरीके से चैम्बर वाला लास्ट टाइम भी वही गलत किया था उसने, चलो ठीक है, ओके, ठीक है, मैं उसको देख लूँगी। अच्छा, तो अभी क्या है कि लेक्चर ध्यान से लो तो आपके पेपर यहीं पे समझ लो आपने आधे सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है? पर्सनल हाइजीन में क्या क्या आता है? बाथ, ब्रश, ठीक है, ब्रशिंग द टीथ, कॉमिंग, ड्रेसिंग, शेविंग, अप्लाइंग मेकअप, और पेशेंट शुड बी इंकरेज टू डू सो, टू डू एज मच फॉर देमसेल्व्स एज पॉसिबल, कि पेशेंट अपनी तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा कर सके, ठीक है? दूसरा क्या है? वाई इज क्लीनलीनेस इज इम्पोर्टेंट? क्यों इम्पोर्टेंट है? क्लीनलीनेस इज नीड फॉर कंफर्ट, नीडेड है हमारे हमें क्यों? कंफर्ट के लिए, सेफ्टी के लिए और हेल्थ के लिए। क्लीनलीनेस जो वो मेंटेन करती है हेल्थ ऑफ स्किन को, म्यूकस मेम्ब्रेन को, ठीक है? और दूसरा क्लीनलीनेस जो है वो प्रिवेंट करती है बॉडी और ब्रेथ अडोर को, और प्रमोट करती है रिलैक्सेशन को, और इंक्रीज करती है सर्कुलेशन को, ठीक है? तो क्या है इंपॉर्टेंट चीज़? क्या है आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए? क्यों चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल कंफर्ट के लिए, सेफ्टी के लिए और हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। सेकंड क्या करती है? मेंटेन करती है हेल्थ को, स्किन की हेल्थ को और म्यूकस मेम्ब्रेन को। तीसरा क्या है कि ये बैड स्मेल से प्रिवेंट करती है, ठीक है, बॉडी की भी और ब्रेथ की भी। और रिलैक्सेशन को प्रमोट करती है और सर्कुलेशन को इंक्रीज करती है। अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो कभी कि अगर आपने पूरा दिन ब्रश नहीं किया और आप सोए रहे हो, तो या फिर आपने ब्रश नहीं किया, बहुत बिजी थे, सुबह को उठ के ब्रश नहीं कर पाए, तो आपका मुंह का टेस्ट कैसा होता है? आपको खाने का टेस्ट भी नहीं आता, पीने का भी नहीं आता। तो हम लोगों की रूटीन ही ऐसी बनी होती है कि हम ब्रश किए बगैर हम कुछ भी खा पी नहीं सकते, ठीक है? तो उसी तरह अब ये है कि अगर आपने इसी तरह पेशेंट कंफर्ट भी फील नहीं करता और रिलैक्स भी फील नहीं करता, ठीक है? तो इसलिए जो है वो हमारी ओरल हाइजीन भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हमारा कल्चर क्या है और पर्सनल चॉइसेस क्या है हमारी पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड? सबसे पहले क्या है? सम पीपल प्रेफर शावर, कुछ लोग शावर बाथ लेना पसंद करते हैं। अदर प्रेफर टब बाथ, कुछ लोग टब बाथ लेना पसंद करते हैं। सम पीपल जो है वो बाथ इन मॉर्निंग, कुछ लोग बाथ लेते हैं मॉर्निंग में, सम एट बेड टाइम, ठीक है? तो क्या है कि कुछ लोग सोने से पहले नहाना पसंद करते हैं, कुछ सुबह सुबह। जैसे मोस्ट ऑफ द बॉयज़ जो हैं, मोस्टली अगर जेंडर वाइज देखा जाए तो गर्ल्स हैं। लास्ट टाइम ही मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि जो गर्ल्स हैं वो प्रेफर करती हैं कि सर्दियों में नहाओ और बिस्तर में घुस जाओ, ठीक है? और फिर सुबह जब ड्यूटी पे जाना होता तो सुबह सुबह हमारे से नहाया नहीं जाता, सुबह सुबह स्कूल जाना होता तो नहा के जाया नहीं जाता, अब सुबह सुबह बाथ नहीं लिया जाता। तो जो ज़्यादातर फीमेल्स हैं वो प्रेफर करती हैं नाइट में नहा के सोने को, और जो मेल्स हैं वो अर्ली मॉर्निंग बाथ लेना पसंद करते हैं। तो इस तरह से सबकी डिफरेंट चॉइस होती है। कुछ लोग जो हैं वो
इसके अलावा जो है ना, इसके अलावा जो बात लेने की फ्रीक्वेंसी है वो भी डिफरेंट होती है अमंग इंडिविजुअल और कल्चर। सब लोग जो है उनका कल्चर भी डिफरेंट है बात लेने का। कुछ लोग जो है फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि कितनी कितनी बार लेते हैं बात, ठीक है। और दूसरा क्या है कि इसके अलावा ये है कि फ्रीक्वेंसी भी उनकी डिफरेंट है, जैसे कि कुछ लोग दिन में 2 दफ़ा नहाते हैं, कुछ लोग दिन में 3 दफ़ा नहाते हैं, और कुछ लोग दिन में 1 दफ़ा नहाते हैं। सुबह में सिर्फ नहा लेते हैं और फिर सारा दिन काम वाम करके बेशक जितना मर्जी पसीना आया हो, लेकिन उसके बाद अगले दिन ही सुबह ही बात लेते हैं। और कुछ लोगों की ये रूटीन होती है कि अब जैसे नर्सिज हैं, आप ये देख लो कि या फिर जितने भी जॉबियंस हैं वो ड्यूटी पे जाने से पहले भी बात लेते हैं और ड्यूटी से आके भी लाजमी बात लेते हैं, और फिर उसके बाद फिर ड्रेस चेंज करते हैं। क्योंकि ये कंसेप्ट बना हुआ है कि जब हम बाहर से घूम के आए हैं तो एक दफ़ा हमें जर्म्स सारे उतारने के लिए बात लेना जरूरी है। सम पीपल कैन नॉट अफोर्ड ड्यूड्रेंट्स, अफोर्ड सोप और ड्यूड्रेंट, शैम्पू, टूथपेस्ट और अदर हाइजीन प्रोडक्ट्स। कुछ लोग ये अफोर्ड ही नहीं कर पाते। प्रोटेक्ट पेशेंट्स प्राइवेसी ड्यूरिंग हाइजीन एंड पर्सनल केयर प्रोसीजर्स, ठीक है। तो क्या है, पेशेंट की जो प्राइवेसी है उसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। और इसके अलावा जब आप पर्सनल हाइजीन प्रोवाइड करें उस वक्त, जब पर्सनल केयर प्रोवाइड करें, इन दोनों सिचुएशन में पेशेंट की क्या करना है, आपने पेशेंट की प्राइवेसी को मेंटेन करना है। नीड फॉर क्लीनलीनेस एंड स्किन केयर इज इफेक्टेड बाय। अब क्या है कि नीड क्यों है क्लीनलीनेस की और स्किन केयर कैसे इफेक्ट होती है। सबसे पहले जब पेशेंट को पसीना आता है बहुत ज़्यादा, या पेशेंट वॉमिटिंग करता है, या फिर यूरिनरी और बावल एलिमिनेशन की वजह से, ठीक है, अगर पेशेंट ने बेड वेटिंग कर दी है। दूसरा क्या है, ड्रेनेज फ्रॉम द वोंड, अगर वोंड से ड्रेन हो रहा है कुछ तब, और या कोई बॉडी ओपनिंग है या एक्टिविटी से, ठीक है। तो ये सारी रीजन हैं जिसकी वजह से पेशेंट की जो है वो पर्सनल हाइजीन इफेक्ट होती है और उसे क्लीनलीनेस की जरूरत होती है। द नीड फॉर क्लीनलीनेस एंड स्किन केयर इज इफेक्टेड बाय पर्सपायरेशन से होती है, वॉमिटिंग से होती है, यूरिनरी और बावल एलिमिनेशन की वजह से होती है। अगर पेशेंट बेड वेटिंग करता है, बेड पे यूरिन या स्टूल पास करता है, उसकी वजह से पेशेंट को बार बार ड्रेसअप करने की, ड्रेस चेंज करवाने की ज़रूरत होती है। और इसके अलावा ड्रेनेज फ्रॉम द वूंड हो या बॉडी ओपनिंग से हो, यानी कि अगर पेशेंट जो है वो को जो है वो पेशेंट को कोलोस्टमी बैग वगैरह लगा हुआ है और उसमें से ऊज हो रहा है, यूरिन स्टूल या बॉडी फ्लूइड कोई भी ऊज हो रहा है, तो उस सिचुएशन में भी हमें पेशेंट को जो है वो मतलब वो करने की, पेशेंट को जो है वो ड्रेस चेंज करवाने की, पर्सनल हाइजीन प्रोवाइड करने की ज़रूरत होती है। डेली केयर रूटीन क्या क्या है, इसमें क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल है कि अर्ली मॉर्निंग केयर है, ठीक है, जिसे हम एम केयर कहते हैं, एम केयर कहते हैं। तो इसमें क्या है कि असिस्ट विद एलिमिनेशन गिवन बिफोर ब्रेकफास्ट और आफ्टर डिनर। अब जो एम और पीएम की केयर है, ये अर्ली मॉर्निंग में दी जाती है, बिफोर ब्रेकफास्ट या आफ्टर डिनर, ठीक है। एम केयर बिफोर ब्रेकफास्ट आएगी। अब इसमें जो है ना, आपने सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने जब जैसे ही पेशेंट सो के उठा है या पेशेंट सोने जा रहा है, तो आपने उसको असिस्ट करना है एलिमिनेशन में, यानी कि वो अगर यूरिन या स्टूल पास करना चाहता है तो उसके अंदर आपने उसकी हेल्प करनी है। कैसे, अगर पेशेंट इनकॉन्टिनेंट है तो यानी कि वो बेड वेटिंग करता है, पेशेंट का स्टूल या यूरिन पे कंट्रोल नहीं है, तो उस वो ऐसे पर्सन को क्लीन करना है, असिस्ट करना है वॉशिंग फेस और हैंड्स में। आपने ओरल हाइजीन प्रोवाइड करनी है, और अगर पेशेंट को डेंचर लगते हैं यानी कि नकली दांत है तो वो आपने लगाने में हेल्प करनी है, उसको क्लीन करना है, उसकी हाइजीन करनी है। आपने देखा है कि अक्सर बुजुर्ग जो होते हैं वो अपने जो नकली दांत होते हैं पूरे के पूरा जो डेंचर होता है उसको भी ब्रश कर रहे होते हैं। और ओरल हाइजीन, और इसके अलावा क्या है, असिस्ट करना है ड्रेसिंग में और हेयर केयर में, और पोजीशन करना पर्सन को फॉर ब्रेकफास्ट। और फिर इसके अलावा पोजीशन का मतलब है कि जैसे हम अपराइट 45-60 के एंगल पे पेशेंट को बिठा देते हैं और फिर उसे नाश्ते में हेल्प करते हैं वो। और आपने इसके साथ ही पेशेंट को, दूसरा आपने ये करना है कि आप पेशेंट को उठा के, अगर पेशेंट मोबिलाइज हो सकता है, बेड से मूव हो सकता है, तो पेशेंट को मूव करना है सोफा पे या चेयर पे, और पेशेंट के बेड को रेडी करना है। ये क्या है, ये एएम केयर है, ठीक है। और पीएम केयर में भी इसी तरह ही है, जब आप पीएम केयर प्रोवाइड कर रहे हो पेशेंट को, आपने जो है वो सोने से पहले पेशेंट को ड्रेसअप करना है, नाइट ड्रेस अगर पहनना चाहता है तो वो आपने प्रोवाइड करना है।
और इसके अलावा अगर पेशेंट कंफर्टेबल जो आपका नाइट ड्रेस है जो हॉस्पिटल ने प्रोवाइड किया, अगर पेशेंट उसमें कंफर्टेबल नहीं है और पेशेंट कहता है कि मेरी रूटीन है, मैं अपने ट्राउज़र शर्ट में या मैं अपने कपड़ों में सोता हूँ तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ, तो हमने जो है वो पेशेंट को हेल्प करनी है कि वो अच्छी नींद ले सके, तो उसके लिए जो पेशेंट की डिमांड है हम उसे फुलफिल करेंगे। दूसरा, इसके अलावा अगर पेशेंट कहता है कि मैं मुझे कमर में दर्द है और मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा मुझे दबा दे, तो आपने उसे अलाउ करना है। दूसरा ये कि आपने पेशेंट को, जब पेशेंट सोने लगा है पीएम केयर में, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्पेशली ऐसा पेशेंट जो कि डिपेंडेंट है और जो है वो क्या कह सकते हैं कि कोमा का पेशेंट है, तो आपने उसको, या अनकॉन्शियस है, बेड रिडन है, तो आपने उसको बैक केयर प्रोवाइड करनी है। बैक केयर आपने इसलिए प्रोवाइड करनी है पेशेंट, ताकि पेशेंट की जो सर्कुलेशन है वो, जो प्रोमिनेंट एरिया बोनी प्रोमिनेंस है वहाँ पे सर्कुलेशन होती रहे, और जब पेशेंट एक पोजीशन पे ज़्यादा देर सोए तो उसको बेड सोर ना हो। बैक रब से सर्कुलेशन इम्प्रूव होगी और इसके अलावा जो पेशेंट की स्किन है वो भी इम्प्रूव होगी, हेल्दी स्किन होगी। ओरल हाइजीन में आपने क्या करना है, माउथ केयर आपने करनी है, कीप्स द माउथ एंड टीथ क्लीन, प्रिवेंट माउथ ओडोर। ठीक है, पेशेंट को ब्रश वगैरह करवाने के बाद पेशेंट से ये कहना है कि वो अपना, कि वो जो है किसी माउथ वॉश के साथ गार्गल्स भी करे, और जब वो गार्गल्स करेगा और जब वो इसके अलावा माउथ को रिंस करेगा तो उससे वो अच्छा फील करेगा। प्रिवेंट करना है इन्फेक्शन से, अगर ब्रश वगैरह अच्छे से करेगा और कुछ कोई अच्छा एंटी जो मेडिकेटेड कोई माउथ वॉश यूज़ करेगा तो उससे इन्फेक्शन भी ग्रो नहीं करेगा, कंफर्ट भी होगा इंक्रीज, और जो फूड का टेस्ट है वो भी बेटर आएगा। और प्रिवेंट्स एक्टिविटीज़, आपने एक्टिविटी से प्रिवेंट करना है, मोस्ट मस्ट बी डन फॉर वीक पर्सन, कंफ्यूज पर्सन और पीपल दैट कैन नॉट यूज़ देयर आर्म्स। ठीक है, तो क्या करना है कि जो वीक लोग हैं उनके लिए आपने ये करना है, किन किन के लिए आपने ये सारे काम करने हैं, किनको आपने ओरल हाइजीन प्रोवाइड करनी है और पर्सनल केयर प्रोवाइड करनी है। जो वीक पर्सन है, जो खुद अपना हाथ भी ऊपर नहीं उठा सकते, बहुत वीक है, थोड़ी सी भी एक्टिविटी से उनकी कैलोरीज जो हैं वो जब यूज़ होती है उन्हें और वीकनेस होती है, या कंफ्यूज है, जो खुद से अपने काम नहीं कर सकते, जिन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि हम इस वक्त कहाँ पे हैं और क्या कर रहे हैं। और दूसरा, पीपल दैट कैन नॉट यूज़ देयर आर्म, जिनकी आर्म्स फ्रैक्चर्ड हैं या फिर बर्न है, और या फिर आर्म्स की कोई प्लास्टिक सर्जरी हुई है, मूवमेंट अलाउड नहीं है, और या वो जिनकी दोनों आर्म्स एम्पुटेड है यानी कि एम्पुटेशन हुई हुई है, ऐसे पेशेंट्स को भी आपने केयर प्रोवाइड करनी है और ओरल हाइजीन देनी है। ओरल हाइजीन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ब्रश, ब्रशिंग द टीथ, ठीक है, गम्स, टंग, फ्लोसिंग द टीथ यानी कि रिमूव्स प्लैक और टैटर, रिंजिंग द माउथ विथ माउथ वॉश, ब्रश करना है टीथ को इन एंड अप एंड डाउन मोशन, ब्रशिंग ऑल सरफेस ऑफ द टीथ, क्लीनिंग डेंचर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ओरल हाइजीन। ठीक है, आप लोग मॉर्निंग केयर में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हो जब आपकी नाइट ड्यूटी होती है? हाँ जी रोनल्ड, जब आप लोगों की नाइट ड्यूटी होती है और आपने सुबह में ओवर देना होता है तो आप क्या क्या काम पेशेंट के करके जाते हो? हाँ जी, क्या क्या काम पेशेंट के करके जाते हो सुबह में जाते हो? जी, हाँ जी रोनल्ड, स्पंजिंग, क्या स्पंजिंग क्या, स्पंजिंग क्या होती है? स्पंजिंग क्या होती है? ओरल हाइजीन, ठीक है, माउथ वॉश विद एंजिक्लोर, ठीक है, और अबीबा कुछ छोटे पेशेंट्स का करते हो कि नहीं? हाँ जी लुबाना, जो मच्छर काटी जा रहे हैं। हाँ जी लुबाना, आप क्या काम करते हो पेशेंट का? हाँ जी सादिया, मॉर्निंग केयर करते हो या नहीं? स्पंज बाथ हर नाइट में दे के जाते हो हर पेशेंट को, है रोनल्ड? हर पेशेंट को स्पंज बाथ देते हो? और जूलियस सिर्फ मुंह धुलवाते हो, ब्रश करवाते हो, फेस उसका गंदा रहने देते हो, ड्रेस अप नहीं करते?
पेशेंट का ड्रेस चेंज नहीं करवाते? हाँ जी। हाँ जी अबीबा, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? हाँ जी। इन मॉर्निंग टू आवर पेशेंट्स एंड क्लोथिंग चेंजिंग, ठीक है। हेड टू टो क्लीनिंग शुड बी डन बाय अस। अच्छा, और ये तो नोट्स की लाइनें लिखी जा रही है रोनल्ड और हबीबा हैं। अच्छा, और हेड टू टो क्लीनिंग करते हो? तुम्हारे तो हबीबा छोटे छोटे बच्चे इनक्यूबेटर में पड़े होते हैं, पैम्पर लगा के तुमने सलमान खान बना के लिटाया होता है, और तुम कह रही हो हम हेड टू टो केयर प्रोवाइड करते हैं। नर्सरी में तुम होती हो, छोटे छोटे हाथों जितने तो बच्चे होते हैं, क्या उनको हेड टू टो साफ कर करके तुम घिसा देते होगे? बेचारों की पहले ही नहीं ऊपर मांस बोटी आ रही होती हैं। बताओ। ऑब्जर्वेशन क्या है? ड्राई, क्रैक्ड और स्वॉलन और ब्लिस्टर्ड लिप्स होते हैं। ठीक है, आपने ऑब्जर्व क्या करना है? जब आप केयर प्रोवाइड कर रहे हो तो आपने ऑब्जर्व किस चीज को करना है? हाँ हाँ, करना तो उतना ही है। वही कह रही हूँ, छोटा छोटा सा बच्चा होता है उसको साफ कर करके और घिसा देते हो, माँ बाप पहचानते ही नहीं है हमारा बच्चा। अच्छा, ऑब्जर्वेशन में क्या है? आपने जब आप माउथ केयर प्रोवाइड कर रहे हो जूलियस, जब आप माउथ केयर प्रोवाइड करते हो तो आपने किस चीज़ को ऑब्जर्व करना है कि पेशेंट के लिप्स जो हैं वो ड्राई या क्रैक्ड तो नहीं है, स्वॉलन तो नहीं है, ब्लिस्टर तो नहीं बने हुए, माउथ के अंदर तो कोई ब्लिस्टर नहीं है, लिप्स पे तो नहीं है, ड्राई तो नहीं है, चैप तो नहीं है, ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी है। अनप्लेजेंट माउथ ओडोर तो नहीं आ रही। 110% पेशेंट्स को, वेंटिलेटर वालों के माउथ से बहुत गंदी स्मेल आती है। फिर उसके बाद क्या है? लूज, ब्रोकन और डिकेड टीथ तो नहीं है, टूटने वाले, या लूज तो नहीं है, ब्रोकन तो नहीं है, हाफ ब्रोकन तो नहीं है टीथ, ये आपने चेक करने हैं। आपको याद होगा मैंने आपको पिछले दिनों जब लेक्चर पढ़ाए थे बताया था एक लेक्चर में कि ओवर में पेशेंट के टीथ जो हैं वो भी ओवर में दिए जाते हैं, स्पेशली जो लूज होता है, ठीक है, या डिकेड होते हैं, कि वो कभी भी टूट सकते हैं, ठीक है। तो वो ओवर में देके जाए जाते हैं इसलिए कि किसी भी शिफ्ट में अगर वो टूट जाता है तो वो ओवर में दिया जाएगा, पेशेंट के रिलेटिव को हैंड ओवर किया जाएगा, सिर्फ इसलिए कि वो सेफली अपनी जगह से मूव हो गया है, निकाल लिया गया है और वो हैंड ओवर कर दिया गया है, सिर्फ इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए कि पेशेंट के ट्रेकिया में तो नहीं गिर गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में तो नहीं चला गया, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि आपने बहुत केयरफुली इस चीज़ को ऑब्जर्व करना है, ठीक है जूलियस? तुम रोज माउथ वॉश कराते हो। स्वेलिंग और रेडनेस हो, ऑब्जर्व करनी है आपने, सोर किसी किस्म का तो नहीं है, ब्लीडिंग तो नहीं है, वाइट पैचेस तो नहीं है माउथ के अंदर के ऊपर, ये आपने असेस करने हैं, ऑब्जर्व करने हैं। दूसरा, ब्लीडिंग, स्वेलिंग या रेडनेस ऑफ द गम्स आपने चेक करनी है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि लूज या चिप्ड और ब्रोकन डेंचर तो नहीं है, ये भी आपने चेक करने हैं, ठीक है। डेंचर भी पेशेंट के वो दांत नकली जो हमने लगाए होते हैं वो भी आपने देखने हैं, वो भी तो नहीं है लूज हुए हुए। दूसरा, पेशेंट की कंप्लेंट, कोई पेशेंट की कंप्लेंट्स तो नहीं है, इन चीज़ों को आपने असेस करना है, ठीक है। एमएम, अच्छा, तो ये क्या है कि ये आपकी ऑब्जर्वेशन है, आपने इसको बहुत केयरफुली आपने इन चीज़ों को देखना है। सम पेशेंट विल बी एबल टू परफॉर्म ओरल हाइजीन इंडिपेंडेंटली, ठीक है, कुछ लोग इंडिपेंडेंटली ओरल हाइजीन परफॉर्म कर सकते हैं, अदर्स में नीड यू
टू असिस्ट विद ओरल हाइजीन। ठीक है, कुछ लोग खुद से कर सकते हैं, आप उन्हें ब्रश और पेस्ट पकड़ा देते तो आप उन्हें कहते हैं अपने हाथ से स्लो स्लो ब्रश करें, बेशक हाथ पे आई लाइन लगी हो, हाथ ऐसे उठा के आराम आराम से लगे रहते हैं, ब्रश करते रहते हैं। अब जैसे पीआईसी में थी जब मैं, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स वो जो थे पेशेंट्स वो यही करते थे, हम उनको किडनी ट्रे और ब्रश पे पेस्ट लगा के पकड़ाते थे, वो आराम आराम से ब्रश करते रहते थे। इतनी देर में हम पेशेंट का की ड्रेसिंग ये वो छोटे मोटे काम कर लेते, वो आराम आराम से ब्रश करते रहते थे। कि क्या था कि एक हमारी इंटेंशन थी कि चलो ये थोड़ा बहुत अपना काम साथ साथ कर लें। ठीक है, तो और दूसरा ये कि पेशेंट अपने आप में भी हेल्दी फील करता है। फिर उसके बाद अदर्स में नीड यू टू असिस्ट विद ओरल हाइजीन। कुछ को ओरल हाइजीन करने के लिए आपकी जरूरत पड़ती ही पड़ती है, वो जिनके दोनों हाथों पे लाइंस लगी हैं और दोनों हाथ बिजी हैं, ड्रिप्स चल रही हैं, वो हाथ को नहीं मूव कर सकते, उनको आपको करवाना पड़ेगा। दूसरा जो अनकॉन्शियस है या कोमा में है, सम में नीड यू टू प्रोवाइड केयर फॉर देम। कुछ को जो है वो जरूरत पड़ती है कि आप उन्हें केयर, टोटल केयर प्रोवाइड करो। ओरल हाइजीन इज इंक्लूडेड इन हर जो डेली एक्टिविटी हमारी जो है लाइफ की, उसमें ओरल हाइजीन इंक्लूडेड है। फिर उसके बाद है इट शुड बी प्रोवाइडेड इन द मॉर्निंग आफ्टर मील और एट बेड टाइम, 3 टाइम में देना है। फिर उसके बाद है ओरल हाइजीन जो है वो क्या है, गिवन एवरी 2 आवर्स फॉर द किन पेशेंट्स के लिए आपने एवरी 2 आवरली देनी है, कोमा वाले पेशेंट्स को, पेशेंट विद नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, और तीसरा पेशेंट रिसीविंग ऑक्सीजन। 3 पेशेंट्स को आपने क्या है कि ओरल हाइजीन लाजमी प्रोवाइड करनी है, कोमा के पेशेंट को, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब वाले को, और जो ऑक्सीजन पे है। ठीक है, इनको आपने ओरल केयर लाजमी प्रोवाइड करनी है एवरी 2 आवर्स। ठीक है, ओरल केयर फॉर द कोमाटोज पेशेंट जब आप प्रोवाइड कर रहे हो तो क्या है, द माउथ ऑफ द अनकॉन्शियस पर्सन में हैंग ओपन, causing द माउथ एंड म्यूकस मेम्ब्रेन टू ड्राई आउट। ठीक है, जब ड्राई हो जाती है तो बैक्टीरिया भी जल्दी ग्रो करते हैं और बाहर से इन्फेक्शन भी आने के, पैथोजेंस के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से जो माउथ ब्रीदर होते हैं उनकी माउथ अडोर भी ज़्यादा होती है और वो इन्फेक्शन भी ज़्यादा कैरी करते हैं। Oral secretion may accumulate in the mouth due to person's inability to cough or clear the throat। ठीक है, इसके अलावा these conditions may lead to discomfort and growth of the pathogens। Always wear gloves when performing oral hygiene. Position the comatose patient on his side to prevent aspiration. Place a towel under the patient's head to catch secretion. Use a padded tongue blade to open the person's mouth। ठीक है, तो क्या है कि आपने हमेशा ग्लव्स पहनने हैं जब भी आप ओरल हाइजीन प्रोवाइड करो। पोजीशन करना है कोमा वाले पेशेंट को ऑन हिज साइड टू प्रिवेंट एस्पिरेशन। इस पिक्चर को बहुत ध्यान से देखो, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है कि कोमा के पेशेंट को कैसे होगा, स्ट्रेट करना है, स्ट्रेट होगा, हेड अप हो, और जो सर है वो टिल्ट हो, कहाँ पे, नर्स की साइड पे। ठीक है, और उसके माउथ के पास क्या है कि एक किडनी ट्रे या कुछ ऐसा कलेक्शन हमने कोई कलेक्शन बैग टाइप का हो, जैसे कि ये किडनी ट्रे है। प्लेस अ टावल भी रखा हुआ है उसके सर के नीचे। ठीक है, हेड टू कैच स्क्रीशन। फिर उसके बाद यूज ऑफ पैडेड टंग ब्लेड आपने यूज किया है, जैसे कि टंग डिप्रेसर होता है उसके ऊपर गॉज लपेट लेते हैं और उसको टंग के ऊपर रखते हैं ताकि टंग बाइट भी ना हो और इंजर भी ना हो और आप पेशेंट का माउथ इजीली ओपन कर सको। इसके अलावा बी श्योर टू यूज ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड टू प्रिवेंट एस्पिरेशन। अब ये जो पैड ये यूज कर रहा है जो टंग के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, ये जो टंग के ऊपर गॉज है, अगर ये गीला किया होगा बहुत ज्यादा किसी सोल्यूशन से, तो ये जब आप प्रेस करोगे टंग को तो इसके अंदर से जो लिक्विड निकलेगा वो इसके ट्रेकिया में गिर सकता है और एस्पिरेट हो सकता है। दूसरा, इसके हाथ में जो एप्लीकेटर है उसके ऊपर जो गॉज या कॉटन वगैरह जो बांधी हुई है, अगर ये माउथ क्लीन करने के लिए उसको जब रगड़ेगा टंग के ऊपर और रब करेगा टंग पे और इसके अलावा टीथ के ऊपर, तो उसके अंदर से भी जो लिक्विड जो स्क्वीज होगा वो ट्रेकिया में गिर सकता है और वो एस्पायरेट हो सकता है। तो हमने क्या करना है कि हमने ये मेक श्योर करना है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड आप यूज़ करो। जैसे कि आप एनजीक्लोर सोल्यूशन यूज़ करते हो तो आपने जिस भी गॉज पे या कॉटन पे लगा दिया उसको स्क्वीज कर लो, उसको अच्छी तरह निचोड़ लो, फिर उसके साथ उसके दांत साफ करो। ऑलवेज एज्यूम द अनकॉन्शियस पर्सन कैन हेयर यू। ऑलवेज एक्सप्लेन विद यू आर व्हाट यू आर डूइंग। कोई भी काम करने से पहले उनको लाजमी एक्सप्लेन करो कि आप क्या काम करने लगे हो। किसी भी अनकॉन्शियस पेशेंट को आपने ये नहीं समझना कि पेशेंट अनकॉन्शियस है तो वो क्या है कि वो सुन नहीं सकता। ठीक है, अच्छा आप लोग इसको रिवाइज करो। ठीक है, मैं ज़रा वॉशरूम तक जा रही हूँ, मैं अभी आई 2 मिनट में। आप छोटी सी ब्रेक ले लो और इसको रिवाइज करो। ठीक है,
ठीक है, पीछे से शोर नहीं डालना, आवाज नहीं आ रही। ठीक है जूलियस, जूलियस नहीं रोनाल्ड, रोनाल्ड शोर डालता है। मैं आई बस 2 मिनट में। हाँ जी बच्चों, पढ़ लिया?
एक दफ़ा फिर देख लें यही वाला, कोई किसी को कन्फ्यूजन है तो अभी क्लियर हो जाए। कोई क्वेश्चन पूछना है इससे रिलेटेड आपने? आपने एक क्वेश्चन नहीं पूछा मेरे से इसी स्लाइड में से। मैंने कितनी इम्पोर्टेंट और मजाक वाली बात बताई है। मजाक तो नहीं है, ऑफिशियल चीज़ है, लेकिन आप लोगों ने पूछा नहीं मेरे से कि मैम ये कैसे हो सकता है। लड़कियों ने नहीं पूछा। पर्सनल हाइजीन में बात आ गया, टीथ ब्रश करवाना आ गया, कंघी करना आ गया, पेशेंट को ड्रेस कराना आ गया, शेविंग आ गया, ठीक है। मेकअप भी है बीच में। गर्ल्स ने मेरे से पूछा नहीं मेकअप कैसे पार्ट हो गया। हम्म, आप लोग स्पेशली जो, हाँ लुबाना मेकअप ही है, हाँ रोनाल्ड भी सही पहुंचा कि स्पेशली जो ये मिड सिटी वाले हैं इनको तो पता होना चाहिए कि मेकअप जो है वो इसका हिस्सा है नर्सिंग केयर का। स्पेशली जो गायनी वाले हैं आप लोगों में से। मैंने हमारे मुल्तान में एक ऐसा हॉस्पिटल है, वहाँ पे मेकअप जो है उसको पार्ट माना जाता है नर्सिंग केयर का। मेकअप खुद करने को नहीं, पेशेंट को मेकअप करवाने को, ठीक है। और हमारे साथ एक मेल नर्स था, वो क्या करता था कि वो अपने पेशेंट के लिए, अगर उसका कोई कोमा का पेशेंट है या बेड रिडन पेशेंट है, तो वो उसके लिए बॉडी स्प्रे भी मंगवाता था, उसके लिए फेयर एंड लवली क्रीम भी मंगवाता था, और उसके लिए लोशन भी मंगवाता था, और वो उसका मसाज करता था, ठीक है। उसका फेस मसाज करता था अच्छे तरीके से। वो उसकी स्किन को जो जिस तरह से हम फेशियल कराते हैं इस तरह से वो रब करता था, मसाज करता था, क्लीन करता था। और जब पेशेंट डॉक्टर ने आना, उसने नीट क्लीन करके पेशेंट को ऐसे लिटाया होना, और साथ डॉक्टर ने देखते साथ ही जो उसका कंसल्टेंट होता था वो देखते ही बोल देता था कि आज मेरे पेशेंट का पॉलर में ट्रीटमेंट हुआ। वो पेशेंट पे इतना काम करता था, तो डॉक्टर भी उससे खुश होते थे। अब बेसिकली उसका मकसद ये नहीं है कि वो पेशेंट को कोई ऐसी सोशल सर्विस दे रहा है, उसका मकसद यही था कि जब हम अच्छे से क्लीन करते हैं, स्किन को रब करते हैं, मसाज करते हैं, तो उससे क्या होता है कि डेड स्किन जो है वो रिमूव हो जाती है। और सिर्फ वो फेस से नहीं, हाथों से, पेशेंट के पाँव से, बहुत अच्छे से बाजुओं पे से क्लीन, उसकी सारी क्लीनजिंग करता था। तो इसी तरह मुल्तान में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे पेशेंट को को लगाने के लिए लिपस्टिक, और वो भी एक या दो कलर्स में, नर्सिस की पॉकेट में लाजमी होती है, और वो स्टेशनरी का पार्ट है, ठीक है। स्पेशली गायनी के पेशेंट, और वहाँ पे पेशेंट का हेयर स्टाइल बनाना जो है वो भी उनकी ड्यूटी का हिस्सा है। अब वो लोग क्या करते हैं कि जैसे ही पेशेंट गायनी का डिलीवर होके आता है और सिजेरियन के बाद आता है, तो वो लोग ये करते हैं, वहाँ की नर्सिस ये करती थी कि अभी भी वहाँ पे ये ट्रेंड है कि वो डॉक्टर के आने से पहले, राउंड करने से पहले जो है वो पेशेंट का हेयर स्टाइल बना के पेशेंट को मेकअप लगा के और फिर बिठा देते थे, रेडी कर देते थे। और जब राउंड होता था और जब पेशेंट के अटेंडेंट आते थे, तो उन्हें देखते ही पता लगता था कि हमारा पेशेंट कितना इस वक्त फ्रेश है, ठीक है। हाँ, मैं मुल्तान से हूँ। तो जो अटेंडेंट हैं उन्हें पता, वो देखते ही खुश हो जाते थे कि हमारा पेशेंट बहुत फ्रेश है और बहुत जो है वो नीट है, क्लीन है। और अब आपने देखा होगा कि स्पेशली जब बेबी होता है सिजेरियन वगैरह के बाद या डिलीवरी के बाद, तो मदर को उस टाइम में यही एक्सपेक्ट कर रही होती है कि मुझे बहुत सारे लोगों ने देखने के लिए आना है, बेबी को देखना है, और जब मेरे हस्बैंड ने आना है तो मैं नीट क्लीन अच्छी सी तैयार होकर बैठी हूँ। और जब वो अच्छा सा हेयर स्टाइल बनाते थे, हेयर स्टाइल वो सिंपल नहीं थे बनाते थे, फ्रेंच करनी, हाफ फ्रेंच करनी, और डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स बनाने, और पेशेंट जो है वो उससे खूबसूरत भी लगता था। तो और ये करते कौन से पेशेंट्स का थे, जो कि पेशेंट वाइटली हीमोडायनेमिकली स्टेबल होते हैं। अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे और उसकी दो पोनियां बना दी जाएं तो वो कैसा लग रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या है कि ये इस तरह की भी कल्चर्स का और इस तरह की सिचुएशन का भी माइंड में रखना होता है कि अगर पेशेंट की कंडीशन पहले ही इतनी क्रिटिकल है, तो हमने उसके साथ इस तरह की कोई भी हैंकी पैंकी नहीं करनी, हमने उसको कैप पहनानी है और कंफर्टेबल पोजीशन में रखना है, ठीक है। तो हर एक चीज़ हर एक सिचुएशन में अप्लाई नहीं होती, ये चीज़ हमेशा माइंड में रखना। और अगर पेशेंट जो है वो आपके पास आया है एसओबी के साथ,
रात को, और सुबह को उसे लिपस्टिक लगा दो, तो डॉक्टर तो पकड़ के मारेंगे कि भाई हमें क्या पता लगेगा। अब हमें कैसे पता लगेगा आपके पेशेंट जो है वो पेशेंट साइनोज तो नहीं हो रहा, इस तरह की सिचुएशंस, ठीक है। तो इसलिए हमने सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करना है, और जो हमारा कल्चर है हमने उसे बहुत ज़्यादा फॉलो करना है। कल्चर के अकॉर्डिंग हमने इसलिए काम करना है कि हर कल्चर में हर चीज़ अलाउड नहीं होती। अब जैसे कुछ पेशेंट हैं, कुछ लोग हैं वो क्या करते हैं कि वो जैसे कुछ अम्मा हैं आईसीयू में, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ अम्मा ऐसी हैं कि जब हम उन्हें वो करवाते हैं, जब हम उन्हें गाउन हमने पहनाया होता है आईसीयू में, बेड पे लिटाया होता है, तो वो फिर भी कह रही होती हैं कि हमें सर पे दुपट्टा लाजमी दो, हम दुपट्टे के बगैर नहीं रह सकते, ठीक है। तो दुपट्टा हमें फिर उनके, क्योंकि उनका कल्चर है और या वो बुजुर्ग है तो इस वजह से उसे ज़रूरत है लाजमी, तो हमें फिर उन्हें उस टाइम में हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे बाहर के मुल्कों में ये रूटीन है, फॉरेन कंट्रीज में, तो स्पेशली यूरोपियन के, वहाँ पे जो गाउन है वो सर से लेके पाँव तक बिल्कुल बंद होता है, ठीक है। जो पेशेंट को आईसीयू गाउन या वार्ड का गाउन पहनाया जाता है, और उसमें पेशेंट को सिर्फ डाइपर लगाया जाता है, पेशेंट का पजामा नहीं होता, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या रूटीन है कि हम पेशेंट का ट्राउजर और शर्ट बनवाते हैं, हम गाउन पजामा बोलते हैं, तो हमें हमें ये दोनों चीज़ें अरेंज करनी पड़ती हैं। तो बाहर ऐसा नहीं है, वहाँ पे सिर्फ गाउन ही होते हैं। तो कल्चर टू कल्चर जो है वो हर चीज़ वेरी करती है। तो इसी तरह हमारा कल्चर क्या है कि सफाई जो है वो निस्फ ईमान है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें जो है वो साफ सुथरा रहना और सफाई प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि पेशेंट जो है वो कंफर्ट फील करे, सेफ सेफ फील करे और हेल्थी हेल्दी अपने आप को फील करे। क्लीनलीनेस जो है वो मेंटेन करती है हेल्थ को, स्किन को और म्यूकस मेम्ब्रेन को, और जो है ये बैड स्मेल से और ओडोर से प्रिवेंट करती है। और कुछ लोग जो है, अब कल्चर टू कल्चर भी डिफरेंट है, अब कोई आपके पास फॉरनर आएगा और जिनके पास अवेलेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग, अब हमारा कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं उनमें ट्रेंड ही जो है वो सिर्फ टब बाथ का है, कि वहाँ पे जो है वॉशरूम्स की जो अवेलेबिलिटी है या उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वही इस तरह से होती है, जैसे कि फॉरेन कंट्रीज़ में या हमारे जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए हर जगह पे सिंपल शावर नहीं यूज़ होता, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास पेशेंट के पास जिस आपके पास जिस तरह का पेशेंट आता है उसके अकॉर्डिंग आपने उसके साथ कंप्रोमाइज़ करना है और उसको गाइड करना है बात के लिए। और दूसरा ये कि बात की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी सब में डिफरेंट है, कुछ इंडिविजुअल इंडिविजुअल और कल्चर में डिफरेंट है, ठीक है। अब जैसे कहते हैं कि जर्मनी में या इसी तरह कोई कंट्री है वहाँ पे पानी बहुत थोड़ा होता है, तो वहाँ पे पानी का इस्तेमाल उसके अकॉर्डिंग ही किया जाता है, बहुत लिमिटेड, ठीक है। और जैसे जैसे थर है, थर में पानी का काल है, कहत पड़े हुए हैं, खाने पीने की इतनी तंगी है, तो जिन जगहों पे जितनी अवेलेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग ही उसको यूज़ किया जाता है। अब जैसे कराची है, कराची में आप देख लो, कराची का कल्चर ही सबसे डिफरेंट है। कराची में खारा पानी आता है, लोग नहाने से पहले हज़ार दफ़ा सोचते हैं। हमारे जो पंजाब के लोग हैं वो अगर कराची में चले जाएं तो वहाँ पे जो नमकीन पानी आता है उसके साथ तो वो कभी भी नहीं नहा सकते, ठीक है, खा पी नहीं सकते। और पानी पीने के लिए, नहाने के लिए, इस चीज़ के लिए वो डिफरेंट पानी यूज़ करते हैं, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो लोगों के नहाने की रूटीन भी फ़र्क है, जैसे मैंने आपको बताया कुछ लोग जो है वो सोप और डिओड्रेंट वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको आप गाइड कर सकते हो कि आप फिर ज़्यादा बाथ लो ताकि आपको स्मेल जो है वो ना बने। इसके अलावा क्लीनलीनेस और स्किन केयर जो है वो कब कब इफेक्टेड होती है, जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो, वॉमिटिंग हो, यूरिनरी या बावल एलिमिनेशन हो, ड्रेनेज हो वोंड से या बॉडी ओपनिंग से, या कोई एक्टिविटी करे तब। डेली केयर रूटीन में जो अर्ली मॉर्निंग केयर है, एएम पीएम केयर में क्या है कि क्लीन करना है, इनकॉन्टिनेंट पर्सन को आपने क्लीन करवाना है, जो कि बेड वेटिंग करता है उसको, और वॉशिंग फेस और हैंड्स में आपने असिस्ट करवाना है, और आपने जो है वो ओरल हाइजीन प्रोवाइड करनी है, और पेशेंट को डेंचर लगाने में हेल्प करनी है, ड्रेसिंग में और हेयर केयर में हेल्प करनी है, पोजीशन करना है पर्सन को फॉर ब्रेकफास्ट, और आपने बिगिन करना है मेकिंग बेड को, ठीक है, साथ ही आप बेड बनाना भी शुरू कर दो। ओरल हाइजीन में क्या आएगा कि ओरल हाइजीन क्या करती है, प्रिवेंट करती है माउथ डोर से, प्रिवेंट करती है इन्फेक्शन से, इंक्रीज करती है कंफर्ट को, मेक श्योर ये क्या है, टेस्ट को भी बेटर करवाती है, कैविटीज को भी से भी प्रिवेंट करती है। और दूसरा क्या है कि मस्ट बी डन फॉर, किन पेशेंट्स की करनी है, जो वीक हैं, कंफ्यूज हैं और जो नहीं कर सकते, जैसे कि जिन लोगों को
कास्ट या पीओपी वगैरह लगा हुआ है, प्लास्टर वगैरह लगा हुआ है, या बर्न है, या मूवमेंट अलाउड नहीं है, इस तरह के पर्सन को। ओरल हाइजीन में ब्रशिंग जो टीथ है, गम्स है और टंग है, हमने इन सबको ब्रश करना होता है, फ्लोसिंग टीथ करना है, माउथ को रिंस करवाना है, ब्रश करना है टीथ को अप एंड डाउन मोशन में। ऑब्जर्व आपने क्या करना है कि पेशेंट के लिप्स हैं वो ड्राई, क्रैक्ड, स्वॉलन, ब्लिस्टर्ड तो नहीं है, अनप्लेजेंट माउथ और तो नहीं आ रही, लूज या ब्रोकन या डिकेड टीथ तो नहीं है, स्वॉलिंग या स्वेलिंग तो नहीं है, रेडनेस तो नहीं है, कोई सोर या ब्लीडिंग तो नहीं है, वाइट पैचेस तो नहीं है माउथ के अंदर या टंग में, ब्लीडिंग, स्वेलिंग और रेडनेस तो नहीं है गम्स की, लूज या चिप्ड, ब्रोकन डेंचर तो नहीं है, इसके अलावा पेशेंट की कोई कंप्लेंट है, इस सारी चीज़ों को आपने ऑब्जर्व करना है और उसको नोटिफाई करना है, अपने सीनियर को भी बताएं और अपने डॉक्टर को भी बताएं। अब कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिनके टीथ में से अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग हो रही होती है, ठीक है, और वो पहले ही डेंटल सर्जरीज ले रहे होते हैं, उनका रिपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है और उनको अर्जेंटली डॉक्टर को चेक करवाना भी ज़रूरी है। इसके अलावा पीटीआई एनआर के पेशेंट होते हैं जिनका जिनका जो कोगुलेशन प्रोफाइल है, जो एंटी कोगुलेशन के होते हैं, उनकी भी जो वो है, उनका जो उनको भी ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं और हो रही होती है मोस्टली। इसके अलावा जिनको थ्रोम्बोलाइज किया होता है, जिनको एसके लगाया हुआ है, स्ट्रेप्टोकाइनेज लगाया होता है, और उनके और ऐसे स्पेशली ऐसे पेशेंट जिनको गम्स का पहले ही प्रॉब्लम है, जिनके गम्स से हल्की फुल्की ब्लीडिंग होती रहती है, तो उनको बहुत ज़्यादा भी होने के चांसेस होते हैं, वो रिस्क पे होते हैं, तो ये भी आपने ऑब्जर्व करना है। इसके अलावा आपने कुछ पेशेंट जो खुद परफॉर्म कर सकते हैं, आपने उन्हें असिस्ट करना है, अदर्स में नीड टू असिस्ट विद ओरल हाइजीन, आप दूसरों की हेल्प करवाओ, कुछ लोगों को फुली केयर की ज़रूरत होती है, ओरल हाइजीन जो है वो 2 आवरली आप दोगे, किनको कोमा वाले पेशेंट को जो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब पे हैं, और दूसरा जो ऑक्सीजन रिसीव कर रहे हैं। इसके अलावा ओरल केयर जो है वो कोमा के पेशेंट को आपने देनी है, अनकॉन्शियस पेशेंट को, क्योंकि उसका माउथ जो है वो हैंग ओपन रहता है, तो उससे माउथ और म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो ड्राई रहती है, तो ओरल हाइजीन प्रोवाइड करो प्लस उसको लुब्रिकेट करो। फिर इसके अलावा ओरल सिक्रीशन पे जो होता है, ओरल सिक्रीशन जो है वो क्यूमुलेट होती रहती है माउथ के अंदर, जो कोमा का पेशेंट होता है, ड्यू टू पर्सन इनएबिलिटी टू कफ आउट और क्लियर द थ्रोट, क्योंकि वो उनके जो ओरल ओरल जो कैविटी है उसके अंदर सिक्रीशन बन रही होती है, बनती रहती है, तो वो कफ करके स्पिट आउट नहीं कर सकते, वो इस काबिल नहीं होते कि वो थ्रोट को क्लियर करें, तो ऐसे पेशेंट्स की भी क्या करना है, आपने माउथ केयर करनी है और साथ में सक्शन करनी है। फिर इसके बाद ये कंडीशन जो है वो डिस्कम्फर्ट और ग्रोथ ऑफ पैथोजेंस को लीड करती हैं, तो इसलिए हमें प्रॉपर केयर प्रोवाइड करनी है। ऑलवेज वियर ग्लव्स है, ठीक है, और पोजीशन कोमाटोज पेशेंट ऑन साइड होगा, और टॉवल रखना है, और पेशेंट को आपने जो है वो पैडेड ब्लेड को आपने यूज़ करना है। आप ये एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो है वो आपने यूज़ करना है ताकि एस्पिरेशन से बचा सकें, और हमेशा ये माइंड में रखना है, हमेशा ये अज्यूम करना है कि पेशेंट जो है वो आपकी बात को सुन सकता है, और चाहे पेशेंट अनकॉन्शियस हो, तो आपने पेशेंट को हमेशा हर एक काम से, कोई भी काम करने लगो, पहले पेशेंट को प्रोसीजर ज़रूर एक्सप्लेन करो ताकि पेशेंट कंफर्टेबल फील करे। ठीक हो गया? कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? हाँ जी। एग्ज़ाम की कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की? जी। हाँ जी। हाँ जी, सादिया, आपने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया आज क्लास में? इकरा भी नहीं है, आपदा भी नहीं है, कहाँ हो सारे? ज़्यादा पढ़ लिया क्या? जी। एनी क्वेश्चन?
अभी तो थैंक यू कर रहे हो, और अगर पेपर में कुछ ना हुआ ना फिर मैं तुम लोगों को बताऊंगी। अभी तो बड़ा थैंक यू कर रहे हो ना सारे। पेपर आप लोगों का 100% होना चाहिए। अगर किसी का एक भी अगर क्वेश्चन गलत हुआ ना तो उसकी खैर नहीं है। टेस्ट की आप लोगों की इतनी प्रैक्टिस करवाई हुई है, तो एग्ज़ाम में अगर आप लोगों ने कोई भी किसी की भी पुअर परफॉर्मेंस हुई ना, रोनल ये बात आज ग्रुप के अंदर ये मैसेज करो, ठीक है, कि किसी की भी क्लास के अंदर पुअर परफॉर्मेंस एग्ज़ाम के अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर किसी की भी मुझे पुअर परफॉर्मेंस मिली तो उसकी खैर नहीं है। लुबाना, ग्रुप में ये मैसेज करो सबको। रिजल्ट आप लोगों का 100% आना चाहिए। पेपर बहुत टफ बना हुआ है, अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दो जितना पढ़ाया होगा उसमें से। हर एक स्लाइड में से क्वेश्चन है, हर एक लेक्चर में से क्वेश्चन है, जितने अभी तक पढ़ा दिए किसी को भी नहीं छोड़ा हुआ। चलो ठीक है, पढ़ो, तैयारी करो, अपना ख्याल रखो। खुदा हाफिज।